नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। रंग भरनी एकादशी के साथ ही रंगों के उत्सव का आगाज हो गया है। रंगों का त्योहार होली करीब है, लेकिन इस बार रंगों से पहले तारीखों का गुलाल उड़ रहा है। हर घर में एक ही चर्चा है, होली कब है। शोले की याद तो नहीं आ गई। यहां पर तारीख को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 3 मार्च को है या 4 मार्च को है। आखिर क्यों इस बार होलिका दहन और धुलेंडी को लेकर के एक दिन का लंबा फासला है? क्या यह किसी अशुभ नक्षत्र का संकेत है या फिर तिथियों का कोई बड़ा महासंयोग? गलत समय पर की गई पूजा और गलत मुहूर्त में जलाई गई होलिका खुशियों की जगह परेशानियों का सबब तो नहीं बन जाएगी? लेकिन रुकिए, बात सिर्फ तारीख की नहीं है। इस बार की होली आसमान में ग्रहों की ऐसी बिसात बिछा रही है जो आपकी किस्मत की लकीरें बदलने का मादा रखती है। इसीलिए आपकी इस उलझन को सुलझाने के लिए हम लेकर आए हैं होली का ज्ञान, शुभ समाधान। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा रहेगा। आचार्य सारिका सिंह हमारे साथ में जुड़ेंगी, ज्योतिषाचार्य हैं। पंडित विनोद पांडे जी हमारे साथ में जुड़े हैं। सभी जुड़ेंगे और हम उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए और आपको बताने के लिए कि आखिरकार ये संयोग इस बार क्या इशारा कर रहा है, ये तमाम जानकारी देने के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ में मौजूद है। पंडित विनोद पांडे हमारे साथ में हैं, ज्योतिषाचार्य हैं आप। आचार्य कल्की कृष्णा जी हैं हमारे साथ में, ज्योतिषाचार्य हैं आप भी। डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ज्योतिषाचार्य हैं आप भी। आप सभी का बहुत स्वागत है और कुछ ही देर में सारिका सिंह हमें ज्वाइन करेंगी। पंडित विनोद पांडे जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी। देखिए, हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से अगर होलिका दहन की बात की जाए तो सकारात्मकता के विजय की बात होती है, नकारात्मकता के दहन की बात होती है, अहंकार के दहन की बात होती है। लेकिन इस बार होलिका दहन को लेकर और होली खेलने को लेकर, दोनों ही चीजों को लेकर के कुछ कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन दर्शकों का दूर कीजिए और थोड़ी सी रोशनी दिखाइए। हरिओम सभी को। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि होली का दहन है वह चीज भद्रा की समाप्ति के बाद ही होनी चाहिए और पूर्णिमा भी होनी चाहिए वहां पर। किंतु इस वर्ष जो मुहूर्त हो रहा है वो 3 मार्च की सूर्योदय के समय हो रहा है। 3 मार्च से पहले का भी एक मुहूर्त है जो 3 मार्च के सूर्योदय से पूर्व 5:19 से 6:55 तक का रहेगा। और अगर आप भद्रा के स्वरूप को निषेध करते हैं, पंचांग के अनुसार विष्टि जिसको भद्रा भी कहा जाता है, उसी से हम अगर आगे चलकर देखते हैं तो 2 मार्च की संध्या काल को 5:46 से जो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है उसके अगले दिन 3 मार्च को प्रातः 5:19 तक व्याप्त रहेगी। तो 3 मार्च को जो ग्रह स्थिति ऐसी है कि उस समय चंद्र ग्रहण भी है, तो इसीलिए 3 मार्च को हम होलिका दहन अगर ना करें तो वो सही रहेगा। इसके अलावा हम 2 मार्च को जब भद्रा की पूछ लग रही है, भद्रा पूछ में हम संध्या काल में रात्रि में 1:16 से 2:25 तक भी हम होलिका दहन कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ में और भी ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं। आचार्य कल्की कृष्णा जी के पास मैं जाऊंगी। आचार्य कल्की कृष्णा जी, बहुत स्वागत है आपका। और स्वागत के साथ मेरा आपसे यही सवाल रहेगा, होलिका दहन और होली खेलने को लेकर के जो कंफ्यूजन है, जैसा कि पंडित विनोद पांडे जी ने कहा, क्या आप उससे सहमत हैं या उसमें कुछ आप ऐड ऑन करना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, इस बार बहुत ज्यादा और कई बार और भी त्योहारों में इस तरह भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि इस तारीख होगा, इस तारीख का होगा। उसमें बहुत हमारे शास्त्रों ने दिए हुए हैं और थोड़ा लोकाचार भी देखना चाहिए। होलिका दहन हमेशा पहली बात की पूर्णिमा को मनाया जाएगा, पूर्णिमा का त्योहार है, पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए। इसके अलावा उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। दूध पीना तो दूध होना चाहिए, दूध में ऐसा है वैसा दुनिया भर की बातें बाद में देखेंगे। तो जो पूर्णिमा है वह 2 तारीख को जो है 5:56 शाम से प्रारंभ हो रही है और दूसरा दिन 5:07 तक चलेगी। तो जो भी हमें करना है 3 तारीख को 5:07 से पहले कर लेना है और 2 तारीख को
5:56 के बाद करना है। तो जो 3 तारीख को कह रहे हैं कि 3 तारीख को रात को कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इसमें कोई भी सार नहीं है, क्योंकि पूर्णिमा रहेगी ही नहीं। पूर्णिमा जब रहेगी नहीं तो आप 3 तारीख की रात को कैसे दहन करेंगे? तो पहली बात, 3 तारीख को पूरा का पूरा इस बारे में जो हमारे विद्वान विनोद जी ने बोला, उससे मैं सहमत हूँ कि 2 तारीख को ही मनाना है। 2 तारीख को मनाना है, क्योंकि 3 तारीख को वैसे भी ग्रहण लग जा रहा है, लेकिन 3 तारीख को वैसे अगर ग्रहण ना भी रहता तो 5:07 पर समाप्त हो जाती पूर्णिमा। अब 2 तारीख को हमें करना है। 2 तारीख को 5:56 पे जो है, यह जो है हमारी यह चालू हो जाएगा पूर्णिमा। उसके बाद हम लोग कर सकते हैं। तो एक अच्छा मुहूर्त जो है पूरा समाचारों में भी हर जगह हो गया है। ये 6:22 से 8:53 का जो समय आ रहा है, ये काफी सुधार है, अच्छा आ रहा है। भद्रा है, उसमें भद्रा में कोई मना नहीं है कि भद्रा है, और भद्रा के कारण ये सब थोड़ी सी है। भद्रा को शास्त्र में मना भी किया गया है, लेकिन ग्रहण से अच्छा है। और दूसरी बात, पूर्णिमा होनी चाहिए, तो थोड़ा सा संशोधन है। अब फिर हम जैसा है कि कई बार इन्होंने भी, विनोद जी ने भी कहा कि रात को 1 बजे 2 बजे, तो हम आम जनता को इस तरह के सार्वजनिक त्योहार है, उसके लिए हम किसी को बाध्य करें कि तुम रात के 1 बजे करना, तो कोई नहीं करेगा। और हमें जनता से जुड़े, लोकाचार से जुड़े रहना चाहिए, और ऐसी बात करना चाहिए जो जनता मान ले, नहीं तो अप्रासंगिक हो जाएंगे। होली वैसे भी केवल ये जलाने का धार्मिक नहीं है, ये यज्ञ है, वैदिक काल से चला आ रहा है। हमारी जो फसल निकलती है उसको लेकर जाकर के जलाते हैं। तो ये जनता का त्योहार है, उस पर ऐसे नियम हमें नहीं लागू करने चाहिए कि वह हमें डिफाई करने लगे, हमें ही मना करने लगे, ये पता नहीं पंडित जी क्या कर रहे हैं। तो वो जो शाम का मुहूर्त है, प्रदोष काल का मुहूर्त है, उसी प्रदोष काल में मनाई जाएगी, और 2 मार्च को मनाई जाएगी। जी, प्रणव कुमार शास्त्री जी, मैं आपके पास आऊंगी। बहुत स्वागत है आपका। स्वागत के साथ मेरा सवाल, देखिए हम होलिका दहन की बात कर रहे हैं, हम होली की बात कर रहे हैं। मैं महात्म्य पे बाद में आऊंगी, मैं होलिका दहन को किस तरीके से करें, पूजा अर्चना, उन तमाम चीज़ों पर बाद में आऊंगी। लेकिन सबसे पहले हमने होलिका दहन के टाइमिंग पर बात कर ली कि बता दिया 2 ज्योतिषाचार्यों ने कि 2 तारीख को ही सूटेबल टाइम है और उसी टाइम पे होना चाहिए। साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है और साल का पहला ग्रहण लग रहा है, और ग्रहण में कहा जाता है कि 9 घंटे से पहले का जो सूतक काल है, सूतक काल को हम क्यों मान रहे हैं, क्यों उस दिन हम होली नहीं खेल रहे हैं? कई जो बच्चे हैं आजकल के, वो नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये सब तो फालतू बातें हैं और हम होली खेल लेते हैं। आप उनको क्या कहेंगे, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है? और थोड़ा सा ज्योतिष महत्व के साथ अगर हो सकता है तो वैज्ञानिक महत्व भी बता दें तमाम दर्शकों को। बिल्कुल, सबसे पहले तो प्राइम न्यूज के दर्शकों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं होली। मैं तो यही कहूंगा कि देखिए, जब चंद्र ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण की एक ऐसी वो है, हमारा ये ब्रह्मांड में है। साइंस की बात करते हैं, अभी हम थोड़ी देर के लिए किसी भी पूजा पाठ को छोड़ देते हैं, साइंस की बात करते हैं। जब साइंस की बात करते हैं तो चंद्र ग्रहण लगता है हमारा ग्रहों के अनुसार, और जब चंद्र ग्रहण लगता है तो पूरे ब्रह्मांड में इसका अस्तित्व जाता है, पूरे ब्रह्मांड इसका स्रोत जाता है। अब जब चंद्र ग्रहण लगेगा उस समय भद्रा 9 घंटे पहले लग जाती है चंद्र ग्रहण से, और 9 घंटे बाद तक रहती है। और जब हमारे इसमें भद्रा के साथ साथ सूतक जिसे कहते हैं वह लग जाता है, तो सूतक में कोई भी कार्य नहीं किया जाता, वर्जित माना गया है। अब हम होली किस समय खेल सकते हैं? सुबह जब 6 बजे से लग जाता है सूतक, और रात को रहेगा, रात तक पूरा 3 तारीख को पूरा दिन रहेगा, क्योंकि ग्रहण का जो प्रभाव है वो 3:26 से 6:40 तक 100% रहेगा। जब इस ग्रहण में सूतक लगेगा 9 घंटे पहले, 9 घंटे बाद तक चलेगा। ना ही तो हम कोई पकवान खा सकते, ना ही कोई पकवान बना सकते, ना रंग खेल सकते, ये वर्जित माना गया है। हमारे शास्त्रों के अनुसार भी कहते हैं ग्रहण में केवल आप मंदिर के कपाट बंद करके घर में बैठ के जाप, पूजा पाठ, तप, यज्ञ कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा करना दायित्व है। माला सिद्ध कर सकते हैं, मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। लेकिन होली खेलना या होली मनाना ये ठीक नहीं माना गया है ग्रहण के समय पर। तो इसलिए मैं यही कहूंगा, मैं सभी दर्शकों को यह कहूंगा कि 3 तारीख को रंगों की होली ना खेले, रंगों की होली 4 तारीख को मनाई जाएगी। और जो होली दहन का समय है वो हम 2 तारीख का किया जाएगा। 2 तारीख का जो शुभ मुहूर्त, जैसे अभी हमारे महान पंडित जी ने बताया है, दोनों ने, मैं सहमत हूं उनकी बात से कि सही बिल्कुल बताया है। क्योंकि देखिए, जब हम ज्योतिष और साइंस को दोनों को लेकर चलते हैं तो नक्षत्र और मुहूर्त दोनों को एक साथ जोड़कर चलेंगे तो जीवन में अच्छा रहेगा
और सफलता भी प्राप्त होगी। अब क्या है, आजकल के बच्चे एआई पे आ गए हैं, आजकल के बच्चे टेक्नोलॉजी पे आ गए हैं, ये कहते हैं हम नहीं मानते इन चीजों को, लेकिन इसका असर पड़ता है, ऐसा नहीं पड़ता। आपने देखा होगा कुछ बच्चों पर भी असर पड़ता है, बड़े बुजुर्गों पर पड़ता है, व्यापार पर पड़ता है, और कुछ राशियों पर तो बहुत ही ज्यादा असर पड़ने वाला है इस चंद्र ग्रहण का, क्योंकि साल में मैं उस बिंदु पर आऊंगी जी। एक महीने में दो ग्रहण आना अशुभ माना जाता है जी। बिल्कुल प्रणव जी, मैं आऊंगी उस विषय पर भी, मैं आऊंगी। ज्योतिषाचार्य सारिका जी भी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। सारिका सिंह जी, बहुत स्वागत है सारिका सिंह जी आपका। सारिका जी, आप अपनी गणना और अपने आप कह सकते हैं कि अनुभव के आधार पर बताइए कि अभी तक क्या कभी ऐसा हुआ है कि होली के त्योहार में ग्रहण पड़ा हो और इस तरीके से उसकी स्थितियां निर्मित हुई हों, और इस बार जो ये स्थिति निर्मित हो रही है इसका महत्व या नुकसान क्या है? देखिए, जो ग्रहण अगर पड़ा होगा ना, क्योंकि जो राहु केतु जब भी चंद्रमा के संपर्क में आते हैं, ठीक है, तो तब जाके ग्रहण का सहयोग या तो अब से 9 साल पहले बना था या उससे 18 साल पहले, जब राहु या केतु ने इन राशियों में गोचर किया था। क्योंकि राहु केतु जो एक चक्कर होता है अपना पूरे समस्त भव चक्र का, 12 राशियों का जो चक्कर है वह पूरे 18 महीने में पूरा करते हैं, सॉरी 18 साल में पूरा करता है, और एक राशि में वो 18 महीने रहते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो उस हिसाब से अब से वही 18 साल पहले या 9 साल पहले ग्रहण का योग बना होगा। अगर हम ग्रहण को आम जनजीवन से अगर जोड़कर देखते हैं तो उस हिसाब से हम ये देखते हैं कि जैसे इस समय जो होली जब रहेगी तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जो है पूर्णिमा होगी और उसी नक्षत्र में ग्रहण भी लगेगा, ठीक है। तो ग्रहण, एक तो ग्रहण का सूतक काल अपने आप में बहुत अशुभ माना जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण है। चंद्रमा क्या, हमारी मानसिक जो स्थिति है, हमारा जो मन है, मन का कारक है, जो मानसिक जी, सभी चीजों को सोचने की शक्ति है, वो सब है। वैसे तो ये चंद्रमा का उपग्रह है, लेकिन चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण का जो भाग होता है वह भी चंद्रमा पर निर्धारित करता है जल तत्व को पृथ्वी पर। इवन हम लोगों की बॉडी में भी जो हार्मोनल चीजें होती हैं, जो भी जल तत्व है उसको भी बैलेंस करना चंद्रमा का काम होता है। तो अगर चंद्र ग्रहण है, एक तो होली से 8 दिन पहले, जब तक होली नहीं जलती है तब तक होलाष्टक का टाइम वैसे ही बहुत अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि इन 8 दिनों में 8 के 8 ग्रह केतु को छोड़कर, मतलब राहु तक, लास्ट से राहु एक्टिवेट होता है, तो तब से वो 8 के 8 ग्रह बहुत ज्यादा एक्टिव और बहुत नेगेटिव प्रभाव में एक्टिव होते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग भी सनातनी हैं या हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, होली से 8 दिन पहले वो कोई कार्य नहीं करते, फिर होली वाला दिन वो नवीन वस्त्र पहनकर पहले होली का दहन की तैयारी करते हैं, उनका पूजन इत्यादि करते हैं, और उसके बाद वो अगले दिन जब होली का जल जाती है, जिसमें नए धान्य को जलाया जाता है, उसके बाद अगले दिन होली खेली जाती है। अब ग्रहों से अगर हम संबंधित देखें, जैसे जो कुंभ राशि है, जो भारत की जो अपनी राशि है, जो भारत की अपनी लगन कुंडली है, उसके दशम भाव में, यानी कि राजनीति पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि ग्रहण चौथे घर में पड़ रहा है, ठीक है, और हमारी जैसे वृषभ लगन की जो कुंडली है भारत की, उसके चौथे घर में ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य की राशि, और इस समय क्या है, अधिकतर ग्रहों का, कम से कम 5 ग्रहों का जो जमवाड़ा है वो इस समय कुंभ राशि में इकट्ठा हो रखा है। क्योंकि कुंभ राशि में राहु है, सूर्य है, बुध है, मंगल है, शुक्र है, तो 5 ग्रह होना और चंद्रमा का उनकी सीध में आ जाना, ये बहुत ही नकारात्मक, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही कहीं ना कहीं पाप ग्रहों से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा फिर केतु के साथ हो जाएगा और सूर्य है, तो मन और आत्मा दोनों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो इसलिए हमें, क्योंकि वो चतुर्थ भाव है, तो लोगों की सुख सुविधाओं में कमी आएगी वैसे, और लोगों के कारोबार पे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, और लड़ाई झगड़े इस तरह के, जैसे अभी आप देखा कल इराक ने जो सब लोगों पर मिसाइल दागे हैं, तो वही जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। और एक ही 15 दिन में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों एक साथ पड़ना, ये कहीं ना कहीं मानसिक और आत्मिक दोनों ही जो हमारा एक स्तर है उनको कहीं ना कहीं हिला देता है, प्रभावित करता है। विनोद पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, उन्होंने बताया, हमारे साथ में जो सारिका जी जुड़ी हुई हैं आचार्य, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि मानसिक और आत्मिक दोनों तरह की क्रियाएं इस बार होलिका दहन से जुड़ी हुई हैं। मैंने जितना समझा है और अपने घर में देखा जाना, कहते हैं कि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है और हमारा मस्तिष्क भी जल तत्व से बना हुआ है, और यही वजह है कि हमारी जो मानसिक स्थिति है वो द्वेलित होती है जब भी चंद्र ग्रहण आता है तब।
मौजूदा समय के अंदर चंद्र ग्रहण में ऐसे कौन से विकल्प या उपाय हो सकते हैं जो लोगों को अपनाने चाहिए ताकि उनको थोड़ी सी शांति महसूस हो? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो राशियां चंद्र प्रधान हैं, जैसे वृषभ राशि की बात कर लूं मैं और राशियों की मैं बात कर लूं, जो राशियां चंद्र प्रधान राशि हैं, शुक्र प्रधान राशि हैं, वो राशियां जरूर प्रभावित होती हैं चंद्र ग्रहण के दौरान। वो अपने आप को कैसे काम एंड कूल रखें? देखिए, सबसे पहले जब भी चंद्र ग्रहण होता है या फिर सूर्य ग्रहण होता है तो पूरी पृथ्वी का वातावरण उस समय असुरक्षित हो जाता है और साथ में अशुभ दोषों से युक्त हो जाता है। पूरा वातावरण आप देखेंगे कि लोगों में भय का वातावरण आ जाता है। पहले के जमाने में जब लोगों को पता नहीं होता था तो उस समय लोग भयभीत हो जाते थे कि सूर्य ग्रसित कैसे हो गया, चंद्र ग्रसित कैसे हो गया। तो इस काल के दौरान सबसे पहला उपाय तो ये है कि आपका जो भोजन है, जो आप ठोस पदार्थ खा रहे हैं, तरल पदार्थ खा रहे हैं, उसे आप 12 घंटे पहले, और चंद्र ग्रहण हो तो 9 घंटे पहले उसको ग्रहण करना बंद कर दीजिए। यद्यपि अगर कोई बालक है, कोई रोगी है, कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई गर्भावस्था में स्त्री है, तो उन लोगों के लिए ग्रहण से 3 घंटे पूर्व ये सब चीजें वर्जित होती है और उस समय उनको संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए विशेष रूप से सावधानी बरतने का हम सुझाव देते हैं। राहु और केतु के दुष्प्रभाव के कारण शिशु के शारीरिक रूप में कुछ कभी विकार आ सकता है, गर्भपात भी हो सकता है। तो इस समय गर्भवती जितनी भी महिलाएं हैं उनको सुझाव दिया जाता है कि कभी भी कोई भी सिलने का, कोई वस्त्र काटने का, इस प्रकार का कोई भी कार्य ना करें, धारदार चीजों का काम ना करें। एक नॉर्मल बेड पर अपना शयन करें और वहां पर कृष्ण भगवान की आरती पूजा करें, कृष्ण भगवान का संतान गोपाल मंत्र का जाप करते रहें। साथ में जब ग्रहण लग जाता है उस समय तेल मालिश करना, जल ग्रहण करना, मंजन दातुन करना, किसी और प्रकार का जो शरीर से विसर्जन करते हैं वो सब चीजें करना, ये सब चीजें बहुत ही वर्जित रहती है। इस समय आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। आपके जो मंत्र जी कनेक्शन में आप जो राहु या फिर केतु के मंत्र उच्चारण कर सकते हैं इस समय जी। और जिस भी प्रकार का आपके जीवन में आपको सफल लग रहा है, आपके कुल देवी, कुल देवता, उनके सबके मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। और आसानी से अगर कुछ भी ना कर सके तो घर पर बैठकर राधे कृष्ण या जय श्री राम मंत्र का उच्चारण कीजिए। जितना हो सके सकारात्मक रहिए, क्योंकि पूरा वातावरण भयभीत और नकारात्मक चला जाता है। तो इस समय जितना हो सके गर्भवती महिलाओं का ध्यान दीजिए। वृद्ध हो, बालक हो, अस्वस्थ व्यक्ति हो, वे लोग 3 घंटे पहले तक अपना खा पी सकते हैं, इसके लिए कोई दो राय नहीं है। और एक और चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि अहमदाबाद, मुंबई और लक्षद्वीप, इन भारत के जगह पर यह चंद्र ग्रहण का कोई दोष नहीं है। यहाँ पर अगर वे लोग किसी प्रकार की कोई भी चिंता ना करें, उनके लिए सूतक काल भी वर्जित है। अगर वो नहीं उपयोग करेंगे तब भी चलेगा। अहमदाबाद, मुंबई और लक्षद्वीप में, अहमदाबाद, मुंबई और लक्षद्वीप, इन तमाम जगहों से लोग अगर हमें देख रहे हैं तो आपके लिए थोड़ी सी राहत भरी खबर जरूर है, आपको सूतक काल से मुक्ति मिल रही है। कल की कृष्णा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कल की कृष्णा जी, मैं आपके पास आऊंगी। राशिवार अब मैं समझना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि आप और प्रणव जी जो हैं वो 6 राशियां करके तमाम दर्शकों को जानकारी साझा कर दें। सबसे पहले आपसे मैं शुरुआत करूंगी। राशिवार बता दें कि ये जो एक विशेष स्थिति, विशेष संयोग बन रहा है, उसका प्रभाव राशियों पर किस तरीके से पड़ने वाला है? पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न के लिए। लेकिन इसके पहले 1-2 चीजें मैं जो है चर्चा हो रही थी उसको स्पष्टीकरण दे दूं। भद्रा का बहुत ज्यादा हर बार शोर मचता है और ऐसा इसका ग्रहण का भद्रा से, एक विद्वान व्यक्ति अभी बोल रहे थे, ग्रहण का भद्रा से कोई मतलब नहीं है। हर पूर्णिमा को भद्रा लगती है, हर महीने पूर्णिमा को भद्रा लगती है। पूर्णिमा का जो कालखंड होता है, जैसे मैंने बताया कि 5:56 से प्रारंभ होकर अगले दिन 5:07 तक रहेगा, उसका जो पहला आधार रहता है वो भद्रा रहता ही है। होली हो, रक्षाबंधन हो, कुछ भी हो, तो पहला जो आधार है वो भद्रा रहेगा ही। अक्सर हमने देखा है, बचपन से ही बोला गया है कि भद्रा में राखी नहीं बांधनी होती है।
तो वो उसको एक श्लोक को आधार लेकर के इतना भय प्रदान करने की आवश्यकता नहीं कि हर पूर्णिमा को भद्रा लगती है। केवल रक्षाबंधन होली को तो लगती ही लगती है, हर पूर्णिमा जो 12 पूर्णिमाएं होती हैं हर पूर्णिमा को भद्रा लगती है। पहला आधा कालखंड भद्रा रहता ही है। तो उसको एक श्लोक में कहा गया, एक छोटी सी बात है, उसको लेकर हर बार इतना भय का माहौल बनाया जाता है। तो उसके लिए मैं समस्त ज्योतिष जगत से 40 वर्ष में पढ़ा रहा हूं, मैं प्रोफेसर हूँ 2 विश्वविद्यालयों में, केंद्र सरकार के भी। तो वो मैं हमेशा निवेदन करता हूँ कि इस तरह भय का सृजन मत कीजिए। जो जनता भद्रा 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 है वो, और उसको जो श्लोक दिए हुए हैं राक्षसी है या वैसा कुछ नहीं है, कि खगोलीय उसका डिग्री होती है, उसको उसी वैज्ञानिक ढंग से लीजिए और उसी तरह से उसको लेना चाहिए। दूसरी बात आपने पूछा कि होलिका पर ग्रहण कब पड़ा था अंतिम बार, यह 1904 में पड़ा था। 1904, इसके पहले 1904 में जो है 122 वर्ष हो गए हैं, तब जो है होलिका की पूर्णिमा जो पड़ी थी उसमें ग्रहण का सानिध्य हुआ था। ठीक है ना। तो 122 तो एक अच्छी घटना है, खगोलीय घटना है, और बच्चों को उत्साहित कीजिए, वो समझे इस बात को, ग्रहण कैसे पड़ता है, सूर्य चंद्रमा के अंश कैसे होते हैं, सामने आते हैं। राहु केतु एक कैलकुलेटेड डिग्री है, राहु केतु कहीं दिखाई नहीं देते, सूर्य दिखाई, चंद्रमा बुध शुक्र दिखाई देते हैं। राहु केतु एक गणितीय बिंदु होता है, कैलकुलेशन का पॉइंट होता है। जब वो घूमता हुआ आता है, जैसे सारिका जी ने बताया 18 वर्ष में वो अपनी जगह पहुंच जाता है। ठीक है ना। तो वो बिंदु है, केवल कहीं राहु केतु है नहीं, लेकिन उनका गहन प्रभाव पड़ता है, यह बात निश्चित सही है। तो 2 चीज मैंने बताई, भद्रा को एकदम मतलब कि ज्योतिषियों को इतना ज्यादा उन्होंने बाउंडर बना दिया है। हाँ ठीक है ना। अब जो ग्रहण का प्रभाव पड़ रहा है, यह ग्रहण का प्रभाव 3 राशियों के लिए अच्छा है। 3 राशियां कौन कौन सी है? वृष राशि, मिथुन राशि और तुला राशि। इनके जिन भी राशियों के क्रूर ग्रह होते हैं, राहु केतु क्रूर ग्रह हैं, और सूर्य को भी थोड़ा सा निर्दयी माना जाता है, अब क्रूर उसको भी क्रूर माना जाता है। तो इनके आपकी कुंडली के या आपके चंद्र कुंडली के तीसरे, छठे और 11वें भाव में जब भी क्रूर ग्रह आते हैं, वह आपको लाभ देते हैं, आपके अंदर ऊर्जा का संचार करते हैं, आपके अंदर पराक्रम की वृद्धि करते हैं। कौन सी 3 राशियां आपने बताई, एक बार फिर से हम बता देंगे दर्शकों को। हाँ एकदम, वृष राशि है। वृष राशि जो है, वृष राशि के जो है नहीं, मिथुन राशि, तुला राशि, और जो है, एक मिनट में थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा, एक पंचम में है 5 3 4 3, हाँ तो तुला, और हाँ 5 6 मीन नहीं क्षमा कीजिएगा 5 6 12, हाँ मीन राशि के लिए, मीन राशि के छठे भाव में पड़ेगा यह जो है। वृष राशि के वृष और तुला के एकादश और तृतीय भाव पड़ेगा। ये दोनों पराक्रम भाव कहे जाते हैं, और जो छठा भाव होता है वो शत्रु ऋण इन सब चीजों का होता है। जब क्रूर ग्रह जाते हैं, या तो आपके पराक्रम की वृद्धि करते हैं, या आपके शत्रु का विनाश करेंगे, कर्ज खत्म करेंगे, आपके रोगों का नष्ट करेंगे। तो ऐसा ज्योतिष की मान्यता है। तो इसलिए इन तीनों राशियों के लिए बहुत अच्छा होगा। अब बाकी के लिए जो है मीन जो है मिथुन और तुला, इन सब तीनों के लिए अच्छा होगा, बाकी के लिए नुकसानदायक है। लेकिन ये जब हम कहते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो हमेशा कोई भी आजकल कंप्यूटर पर सभी वेबसाइट्स पर फ्री में कुंडली उपलब्ध है, जिनके दशा अंतरदशा राहु और केतु की चल रही है, उनके लिए ही चिंताजनक बात है। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में जो है अब 3 राशियों के लिए अच्छा हुआ, बाकी 9 राशियों के लिए 75% लोग दुनिया के खराब हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपकी दशा अंतरदशा चल रही होगी तभी ऐसा होगा जो है, नहीं तो ऐसा बुरा नहीं होने वाला है। तो ये भय का सृजन न करें। और एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, यह जो है अभी तक हम लोगों ने काफी शोध किया, 30-40 साल से मैं अध्यापन कर रहा हूँ। जो ग्रहण का प्रभाव जो किरणों का होता है, वह देखिए क्या होता है कि जब व्यक्ति उस आदिम जमाने में था, वो डर जाता था एकदम से। गर्भवती महिला बाहर निकली, उसने देखा अचानक अंधेरा आ गया, तो उसके मन पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना, और डर जाएगी, उस समय का है। और इस तरह की बातें थी। जो ज्योतिष के जो शास्त्र हैं, जो पारंपरिक जो क्लासिक्स हैं, बृहद पाराशर होरा शास्त्र है, फलदीप का, ये सब सारे ग्रंथों में ऐसा नहीं कहा गया कि गर्भवती महिला बाहर न निकले, या उस पर गोबर का लेप गर्भ उस पर लगा दो, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। का लेप बताया जाता है और तमाम चीजें बताई जाती हैं।
ठीक है, हाँ, दुनिया भर की वो सब बातें अपनी मान्यताएं हैं। कहीं शास्त्रों चलिए में नहीं चलिए, लिखा मैं हुआ है। आचार्य जी हाँ। लौट रही हूँ मैं आपके पास, लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो 6 और राशियों के बारे में जानेंगे। हालांकि 3 वो राशियां वृषभ राशि, तुला और मीन राशि के लिए बता दिया है यहाँ पर कल की कृष्णा जी ने कि उनके लिए तो शुभ संयोग है, लेकिन बाकियों के लिए अशुभ नहीं है। होली और त्योहार सभी के लिए गणनाएं लेकर के आता है, समय संयोग लेकर के आता है, और ईश्वर का नाम अगर आप ले रहे हैं तो कोई भी योग अशुभ हो ही नहीं सकता। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले वादा कि 6 राशियों का जिक्र हम करेंगे। वो राशियां जो आपकी हो सकती हैं, वो राशियां जिनसे सीधा संपर्क होलिका दहन से आपका हो सकता है, और क्या प्रभाव होगा आपकी राशि पर, ये जानने के लिए हमें डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री का रुख करना होगा। और साथ में मैं आपको रूबरू करा दूं, हमारे साथ में आचार्य सारिका सिंह जुड़ी हुई हैं, पंडित विनोद पांडे जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आचार्य कल की कृष्णा ब्रेक पर जाने से पहले तमाम जानकारी साझा कर रहे थे, वो भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री जी, आपके पास आऊंगी। 6 राशियों का जिक्र कीजिए, कैसा प्रभाव रहेगा उन तमाम जातकों के लिए? बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा। जब हम राशि की बात करते हैं, राशि देखी जाती है चंद्र कुंडली से जी, क्योंकि यहाँ राशि में इस तरह से देखा जाता है, चंद्र कुंडली पर्सन लगन लगाकर चंद्र कुंडली से राशि देखी जाती है, और उस राशि का प्रभाव क्या पड़ता है, किस तरह से पड़ता है, उसी के अनुसार देखा जाता है। ग्रहण के समय पे जैसे 3 मार्च का देख रहे हैं तो 3 मार्च या 2 मार्च का देख रहे हैं, तो ऐसे में कुछ राशियों को थोड़ा सा मानसिक संतुलन बिगड़ेगा। जैसे कुछ राशियां हैं, कर्क राशि है, मीन राशि है, इनमें थोड़ा सा चंद्र ग्रहण का असर ज्यादा रहेगा। लेकिन अब मैं शुरू से बात करता हूं मेष राशि से, नंबर 1 से मेष राशि की बात करते हैं, तो मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा इनका, लेकिन थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखे, क्योंकि अगर हमने पर्सन लगन से देखते हैं तो ऐसे में थोड़ा सा एक प्रभाव आता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि मेष राशि के जातक जितने भी हैं उनको बस मैं यही कहूंगा कि गुस्से पे कंट्रोल करें, गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि मेष राशि के जातकों के लिए वैसे तो बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ने वाला। मेष राशि के जातकों का कोर्ट कचहरी मुकदमा अगर किसी का चल रहा था तो उसमें विजय प्राप्ति होने का भी योग है। मेष राशि को अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है इस चंद्र ग्रहण से, काफी अच्छा लाभ होने वाला है मेष राशि को। हालांकि देखिए मैंने पहले ही बताया, चंद्र ग्रहण से सभी राशियों पर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जरूर आएगा। अब बात कर लेते हैं अगली राशि। अगली राशि है हमारी वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए इस बार इस चंद्र ग्रहण के बाद कुछ वृषभ राशि के जातकों के लिए ऐसे बने हुए थे जिनके विवाह में देरी हो रही थी, तो उनका जो विवाह विलंब हो रहा था, उनका विवाह में लाभ मिलेगा, उनको अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कोई प्रेम का था, प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसमें सफलता प्राप्त मिलेगी। तो वृषभ राशि वालों को थोड़ा सा लाभ यहाँ मिलने का लग रहा है कि अच्छा मिलेगा, और उनको पार्टनर के प्रति बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन देखिए मैं ये जरूर कहूंगा, चंद्र ग्रहण का असर तो प्रत्येक राशि पर रहेगा फिर भी। लेकिन अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि को बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। मिथुन राशि में एक ऐसा योग बन रहा है, गज केसरी राजयोग बन रहा है, जिसमें उनके पुराने काम पेंडिंग जितने भी थे वो सारे कार्य बनने वाले हैं। उनको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। लेकिन फिर भी ध्यान रहे कि हर बार की तरह मैं बोलता हूं कि चंद्र ग्रहण का असर मन का कारक होता है, सब पर पड़ता है। लेकिन अब यहां आ जाती है बात कि मिथुन राशि वालों को जो भी काम बहुत दिनों से पेंडिंग थे, 2 साल 4 साल से बहुत दिनों से वे पेंडिंग कार्य बनेंगे। उनको घर, मकान, गाड़ी आदि का बहुत अच्छा योग इस बार बन रहा है। और दूसरा आप बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों की थोड़ी सी मानसिक स्थिति थोड़ी सी डाउन हो सकती है, उनको डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। थोड़ा सा मन को संतुलन रखे, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, खांसी जुकाम बुखार आदि जैसी समस्या भी आ सकती है। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव कर्क राशि पर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है, तो इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य के प्रति अच्छा रहे तो अच्छा रहेगा, और बिल्कुल अपना ध्यान रखेंगे तो सब कार्य ठीक होंगे। देखिए हमारी जितनी भी राशि होती है सब मन का कारक होती है, चंद्रमा से चलती है, हम खुद भी मन के कारक से चलते हैं। मन का कारक हमारा अच्छा है तो सब कुछ अच्छा होगा। अब बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा योग है, इस बार बहुत ही अच्छा रहेगा। 3 मार्च के बाद से तो सिंह राशि वालों को बहुत लाभ प्राप्त मिलने वाला है, मान सम्मान मिलने वाला है, उन्नति मिलने वाली है। सरकारी ठेकेदारी में कोई कार्य रुका पड़ा था, उनको लाभ प्राप्त होगा, सरकार से कुछ न कुछ लाभ उनको प्राप्त होगा।
अब बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के बहुत दिनों से बहुत पेंडिंग कार्य थे और करीब करीब जैसे मैम ने बताया था 17-18 सालों से संघर्ष कन्या राशि वाले कर रहे थे, बार बार उतार चढ़ाव उनको आ रहा था, लेकिन अब इनके लिए बहुत ही अच्छा लाभ होने वाला है। कोर्ट कचहरी जो अगर चल रहे थे मुकदमे उनमें विजय प्राप्ति होगी उनको, कन्या राशि वालों को अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए कन्या राशि वाले, थोड़ा पीड़ा हो सकती है आपको, आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव जरूर आएगा, इस चीज के लिए आप विशेष ध्यान रखना आपको कन्या राशि, क्योंकि देखिए चंद्र ग्रहण का असर हर राशियों पर पड़ेगा, चाहे वो किसी की राशि कितनी भी अच्छी हो, क्योंकि चंद्र ग्रहण चंद्र मन का कारक होता है। जैसे सर ने बताया था कल की सत में कि भाई मन का कारक है, मन के कारक के ग्रह से तो जो भी जब पीड़ित होते हैं तो सारे ही ग्रह डिस्टर्ब होते हैं। कहते जब हमारा मन ही पीड़ित हो जाएगा, दिमाग ही हमारा काम नहीं करेगा, तो हम तो पीड़िता में आ ही जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए कोई सुझाव इसलिए ये रहेगा कि जितना हो सकता है मन को शांत रखें, आप ओम का उच्चारण करें, भगवान का ध्यान करें, पूजा पाठ करें, आराधना करें, देव की आराधना करें और सबसे बड़ा माता पिता की सेवा करें आप। ये उत्तम कार्य अगर आप करते रहेंगे तो और चंद्रमा के लिए ये भी कहा जाता है प्रणव जी कि चूंकि मेरे बाबा जो थे वो ज्योतिषाचार्य थे, तो जितना थोड़ा बहुत मैंने भी समझा है कि माँ भी जो है चंद्रमा का कारक होती है, तो आप अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो आप अगर अपनी माँ की सेवा कर लेंगे तो भी चंद्रमा आपको थोड़ा सा प्रभाव बोला है बेटा कि भाई माता पिता की सेवा करना सबसे उत्तम माना गया है। हाँ, पिता सूर्य है और माँ चंद्रमा है जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रणव जी, आ रही हूँ मैं आपके पास में। आचार्य सारिका जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, होलिका दहन के लिए कहा जाता है कि अगर होलिका दहन में हम पूजा विधान सही अपनाएं तो बहुत सारी चीजें सकारात्मक हो जाती हैं। तो होलिका दहन के दौरान हम कैसे करें पूजा कि हमारे घर में समृद्धि का आगमन हो? कौन सी ऐसी भूल है जो नहीं करनी चाहिए? देखिए, होलिका दहन जो है चंद्र ग्रहण समापन होने के बाद, क्योंकि सूर्य अस्त जब होगा तब चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा कुछ हिस्सों में, और उसके खत्म होने के बाद हम जो है होलिका दहन कर सकते हैं। वह समय सबसे अच्छा है। बेशक उस समय पूर्णिमा नहीं होगी, क्योंकि कहा जाता है कि होलिका दहन जो है पूर्णिमा जब प्रदोष काल में होती है उसके बाद होती है तब करते हैं, लेकिन 3 तारीख को शाम के समय प्रदोष काल में नहीं है, लेकिन ग्रहण होने की वजह से ग्रहण समापन होने के बाद स्नान आदि करके हम होलिका दहन के लिए अपने घर से प्रस्थान करेंगे और होलिका में काले तिल हम चढ़ाएंगे, हवन सामग्री होती है वह चढ़ाएंगे, ताकि हमारे जितने भी नकारात्मक जो हमारे ऊपर प्रभाव है ना, लौंग का जोड़ा जो होता है फूल वाला, और हरी इलायची, बताशे, मिश्री, कपूर, ये सब हम होलिका दहन की अग्नि में समर्पित करेंगे और उसके साथ परिक्रमा करेंगे। होलिका वाले दिन जब दहन होता है उस समय हमें एक तो हमें होलिका वाले, क्योंकि होली, दीपावली और दशहरा ये हम सनातनियों का सबसे प्रमुख त्योहार होते हैं और ये बहुत विशेष तिथियों पर पड़ते हैं। एक त्योहार हमारा पूर्णिमा पर जो हमारा होली है, तो हमें सबसे पहले तो अभक्ष्य भोजन से बचना चाहिए पूरा दिन। वैसे भी होलाष्टक लगे हैं, तो इस समय पे जितनी भी हम भगवान की आराधना करते हैं, हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी मंत्र जाप करते हैं या भगवान का नाम जप करते हैं, अगर हम सिर्फ भगवान का नाम जब भी मन में चलाते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो वो जो भगवान की नाम जप की जो एनर्जी है वो हमें बहुत जल्दी वो फील होने लगती है। तो इस समय अगर आपको जैसे वो सिंपल सी बात है, सभी लोग ऑफिस में होते हैं, बहुत से लोग अपने काम पर हैं, रास्ते में हैं, तो हर कोई ये नहीं है कि घर में बैठ के पूजा कर सकता है, स्नान कर सकता है, लेकिन जहां भी है ग्रहण समापन होने के बाद भगवान विष्णु का 3 बार नाम लेने के बाद आप किसी भी भगवान का नाम जप करें, भगवान श्री गणेश का, महादेव का, या भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करें। ठीक है, आपसे अगर और कुछ भी नहीं आता, आप राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, जैसे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, उस तरीके से भी आप उन चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, स्नान आदि करके नवीन वस्त्र पहनकर, जब होलिका दहन के लिए आप जाएंगे, ग्रहण के बाद नवीन वस्त्र पहनकर आप होलिका दहन के लिए जाएंगे और उसकी साथ परिक्रमा करने के बाद मंत्र जाप करते हुए आप घर आएंगे और सात्विक भोजन करेंगे। कहा जाता है जो होली की रात होती है ये भी बहुत शुभ होती है, तो इस समय भी अगर आप अपने जो भी आप विद्या ग्रहण करते हैं, स्टूडेंट्स हो या जैसे हम जैसे लोग ऑकल्ट वाले हैं या कुछ भी, जो अपनी विद्या को उसको अगर पढ़ते हैं तो वो बढ़ती है, अपने हम बही खातों का अवलोकन करते हैं वो भी हमारा वृद्धि की तरफ जाता है, या कोई भी साधना कर सकते हैं। एक बार इसका जवाब में मुझे लगता है कि सभी से ले लेना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा एड ऑन मिल जाएगा इसमें। होलिका दहन के दौरान विनोद पांडे जी, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे पूजा प्रक्रिया है, पद्धतियां हैं जिनको अपना करके हम अपने घर में सकारात्मकता का प्रवेश पा सकते हैं?
आपका फ्रेम शायद म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिए विनोद जी। विनोद जी शायद आपका फ्रेम म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ जी, बोलिए। होलिका दहन, बोलिए जी सर। आ रहा है आवाज? बिल्कुल आ रही है, स्पष्ट आ रही है, बोले। होलिका दहन के दौरान एक छोटा सा उपाय मैं भी बताऊंगा कि घर की परेशानियों से अगर कोई परेशान है, कोई अगर अपने जीवन में कोई कष्ट में है, किसी को कोई असाध्य रोग हो चुका है, ऐसा रोग हो चुका है जो खत्म नहीं हो रहा डॉक्टरों के इलाज के बाद भी, तो होलिका पे एक नकारात्मकता ले जाके हम एक श्रीफल, जिसे नारियल कहा जाता है, वो नारियल को हम 7 बार अपने सिर से फेरते हैं और परिवारजनों के साथ भी उसको उल्टा 7 बार फेरा जाता है। और यह 7 बार फेरा हुआ जो श्रीफल होता है, नारियल होता है, उसे हम होलिका में प्रवाहित कर देते हैं, उसी में हम उनको जला देते हैं। उसी के साथ हमारे रोग, दोष, कष्ट, समस्त प्रकार की जो ग्रह पीड़ा है, इसका भी निवारण शीघ्र हो जाता है। दूसरा एक उपाय है जो यूपी के तरफ और उत्तर भारत की ओर किया जाता है कि जो सरसों होती है, सरसों को पीस कर एक उपटन बनाया जाता है। उपटन से सारे शरीर को मला जाता है और उसका जो रज निकलती है, उसका जो अंतिम चरण निकलता है, उसको भी होलिका दहन में डाल दिया जाता है। साथ में जब भी होलिका दहन करते हैं तो कुछ बालक उसकी परिक्रमा करते हैं, कुछ लोग अपने मन में किसी उपाय को लेकर, किसी प्रेरणा को लेकर, किसी संकल्प को लेकर होलिका माता की 7 परिक्रमा भी की जाती है। यह भी एक उपाय है। जो धान होता है, जौ होता है, उसको भी होलिका दहन में जलाकर वापस रख लिया जाता है। शंकर भगवान की, मुझे लगता है कि आपने जो सबसे इजीएस्ट वे बताया है कि नारियल, श्रीफल को अपने असर से इसको एंटी क्लॉकवाइज करना है या क्लॉकवाइज करना है? एंटी क्लॉकवाइज करना है 7 बार। हाँ, 7 बार कर कर इसको हम होलिका के बीच में डाल दीजिए, उसका भक्षण नहीं करना है। ये मेरे ख्याल से ऐसा उपाय है जो लगभग सभी व्यक्ति कर सकते हैं इसको, अगर वो होलिका दहन के आसपास हैं तो लगभग सभी कर सकते हैं। और आजकल तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का ज़माना है, आप ऑनलाइन भी बहुत जल्दी से मंगा सकते हैं चीज़ों को और तुरंत ये किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा आपने उपाय बताया है। आचार्य कल्की कृष्णा जी, मैं आपके पास आऊँगी, आप इसमें क्या ऐड ऑन करना चाहते हैं? क्योंकि देखिए हर कोई चाहता है कि हर त्योहार के साथ में मैं विशेषकर घर के प्रधान की बात करूंगी, फिर चाहे प्रधान महिला हो या पुरुष हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। घर में जो भी प्रधान है वो चाहते हैं कि हमारे घर में सकारात्मकता का प्रवेश हो और हमारा घर जो है वो समृद्धि के मार्ग पर हर सदस्य आगे बढ़े। उसके लिए वो हर त्योहार पे कुछ ना कुछ विशेष उपाय चाहते हैं। आपकी तरफ से क्या सजेशन है? बहुत अच्छे अच्छे सजेशन दिए जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसमें एक प्रतिक्रिया देना चाहूंगा बहुत ही विनम्रता से, कि अगर आप नारियल डालेंगे आग में तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, उसमें विस्फोट होता है उसका जो है, ठीक है ना। इसीलिए हवन में इसी डाले तो उसमें छिद्र करके डाला जाता है। तो ऐसा थोड़ा सावधानी से कीजिएगा, नारियल फोड़ के या छिद्र करके डालिएगा, नहीं तो वो आग में डालते विस्फोट करेगा और बहुत सारे लोग को चोट लग जाएगी। एक अच्छा जो भी व्यवहारिक उपाय है लग रहा है, लेकिन इसको ध्यान रख के कीजिएगा। अगर नारियल आपने डाला तो विस्फोट करेगा ही करेगा। कोई भी चीज ऐसे डालते हैं आप जो है एक्सप्लोड करता है, चाहे वो छोटा सा मखाना हो, चाहे बड़ा सूखा नारियल डाल सकते हैं, जैसे वो हवन में सूखा नारियल डलवाया जाए। सूखा नारियल, तो सूखा नारियल प्रणव कुमार जी, चूंकि 5 मिनट मुझे बोल दिया गया है कि वाइंड अप के लिए 5 मिनट है। ये भी छोटा सा उपाय बताना चाहूंगा मैं। इस देखिए अंतिम वर्ष की पूर्णिमा संवत्सर समाप्त होने वाला है, फिर चैत्र से प्रारंभ हो जाएगी नया वर्ष जो है। तो इसमें सारा विसर्जन किया जाता है जो भी आपका, इसीलिए एक प्रतीकात्मक रूप से कूड़ा करकट भी हम वहां डालते हैं, अजीब चीजें डालते हैं। तो जो भी आपके साथ बुरा हुआ है, आपके मन में किसी के प्रति बुरी भावना है, कागज पे लिखिए, आराम से लिखिए, उनको क्षमा कीजिए और जा करके जो भी प्रक्रिया, जैसे उल्टा उन्होंने कहा एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, घुमाइए और उसको होलिका में जा करके हृदय से आप डाल दीजिए, हृदय में डाल दीजिए। खत्म हुआ, ये संवत्सर खत्म हो रहा है, वर्ष समाप्त हो रहा है। अब मेरे जिससे भी विद्वेष रहा है, जिससे भी कुछ गलत सही रहा है, भावनात्मक की भावना का त्योहार है, जल का त्योहार है, जल खेलेंगे अगले दिन खोलने वाले, और जब डाल करके फिर अगले दिन होली खेलने जाएंगे ना, बड़ा आनंद आएगा। बिल्कुल। प्रणव कुमार जी, प्रणव कुमार शास्त्री जी, आप क्या सजेशन देंगे? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, ये त्योहार प्रेम का त्योहार है, बिल्कुल रंग लगाने का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, प्यार से खेला जाए, इसमें कोई दुश्मनी ना निकाली जाए।
जितना प्यार से खेलेंगे अच्छा रहेगा, देश के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए उन्नति रहेगी। लेकिन मैं आपको एक उपाय बताऊंगा जरूर होली पर। कहते सब लोग परेशान है एक चीज के लिए, घर में बरकत नहीं होती, पैसा नहीं आता। उसके लिए कोई आदमी ऐसा नहीं जो ये ना कहता हो हाँ भाई मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, सब कुछ। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा बहुत ही अजीब उपाय बताने जा रहा हूं, बिल्कुल छोटा सा। 21 काली मिर्च के दाने लेने हैं आपको, सबके घर में होते हैं, और काले कपड़े में बांध करके और अपने ऊपर से और घर में से घुमा करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दीजिए आप होली वाले दिन। ये उपाय कर लीजिए। और एक मुट्ठी लाल मसूर की दाल साबुत वाली लेनी है, और एक छोटी सी मिट्टी की कुल्लो आती है, मिट्टी का बर्तन, उसमें भर करके और अपने घर में लाल कपड़े में बांध करके आप रख दीजिए। जिस दिन से आप ये रखेंगे, और मंगलवार से रखिए, देखिए मंगलवार को अच्छा दिन है, मंगलवार से रखिए, आपके घर में मंगल ही मंगल होगा और खुशियां ही खुशियां आएगी, पैसे में बरकत होगी, धन में बरकत होगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा आप सबके लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने अपना विशेष समय हमारे साथ में साझा किया और विशेष उपाय जो साझा किए हैं, मुझे लगता है तमाम दर्शक जो सुन रहे थे उनको शायद इन्हीं उपायों का इंतजार था। हमने कोशिश की है कि होली में आपको एक दृष्टि दे सकें, क्योंकि इस बार का जो कन्फ्यूजन था वो कन्फ्यूजन दूर हो। साथ ही निवेदन है आपसे प्राइम न्यूज़ परिवार का कि जब आप होलिका दहन करने जा रहे हैं तो जैसा कि कल की कृष्णा जी ने कहा कि आपका आपके अपनों के साथ और कभी कभी खुद के साथ भी जो बैर है उसे समाप्त कीजिए। कई बार कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं जो हम दूसरों से नहीं कह पाते, वो हमारे खुद की होती है, हमारे मन में होती है, उसका दहन कीजिए। और होली के दहन के बाद जब आप नए रंगों को स्वीकार करेंगे तो आपका जीवन सुसज्जित हो जाएगा, प्रेममय हो जाएगा और निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर तय मार्ग है कि आगे बढ़ेगा। आप सभी को होली की अनंत शुभकामनाएं। नमस्कार।